हेलो सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की ये जो वीडियो है हमारी नमस्कार साथियों, आज की जो ये वीडियो है वो हमारी औसत द्रव्य के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रस से। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है कि रस के बारे में बताइए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रस। सभी साथी वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि रस धातु में अच प्रत्यय लगाने से रस शब्द निष्पन्न होता है, ठीक है। तो इस चीज को तो छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पर रस शब्द की निरुक्ति पर, ठीक है। रस शब्द की निरुक्ति, रस आस्वादन है। जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहते हैं। यानी जिसका आस्वादन किया जाता है, यानी जिसको चबा चबा कर खाया जाता है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। आस्वादन करने पर जिसकी अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। अब चरक जी क्या कहते हैं कि रसनार्थो रसे, यानी रसना, रसना का अर्थ होता है जिव्या। जिव्या का जो ग्राह्य विषय है वो रस है, यानी जिव्या जिसको ग्रहण करती है। जिव्या किसको ग्रहण करती है? रस को, ठीक है। अर्थात जिव्या ग्राह्य विषय को रस कहते हैं, यानी जिसे जीव ग्रहण करती है उसे ही रस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसे छोड़ते हैं और हम देखते हैं रसों की संख्या, ठीक है। रस क्या होता है? रसों की संख्या, रसों की संख्या आयुर्वेद के अंदर दोस्तों 6 होती है, ठीक है। उनके नाम ये है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। दोस्तों इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इनकी जो नंबरिंग है इनमें किसी भी तरीके का उलट फेर नहीं करना है, इसी तरीके से याद करना है। या आपके आगे कंपटीशन की जो एग्जाम आती है उसमें भी बहुत ही काम देने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि आधुनिक में कितने प्रकार के रस होते हैं, तो आधुनिक में 4 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण और तिक्त। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये हमें तो आयुर्वेद वाली याद करनी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि ये क्या होता है मधुर, अम्ल, लवण वगैरह, ये देख लेते हैं। दोस्तों जो मधुर होता है वो होता है मीठा, और मीठा कौन होता है? जैसे गुड़ हुई, मुनक्का हुई, आदि चीज़ें, ठीक है। और अम्ल, अम्ल होता है दोस्तों खट्टा। खट्टे का मतलब यहाँ पे उदाहरण हो गया नींबू, नारंगी और दही, ठीक है। उसी तरीके से मधुर, अम्ल, लवण। तो लवण, लवण जो है वो नमकीनी होता है, नमकीनी यानी नमक। नमक या समुद्री नमक, काला नमक, कुछ भी बोल देते हैं, तो वो हो गया लवण के अंदर आएगा, ठीक है। नमक आएगा लवण के अंदर। कटु, कटु का मतलब दोस्तों कड़वा नहीं होता है यहाँ पर, है ना। कटु का मतलब अक्सर हम कड़वा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे कटु का मतलब जो कड़वा नहीं होता, चरपरा होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण आता है सौंठ और काली मिर्च, ठीक है। सौंठ और काली मिर्च ये इसके अंदर आती है। उसके बाद में तिक्त। अभी तिक्त होता है कड़वा, और तिक्त को हम क्या समझते हैं? चरपरा होता है, लेकिन उल्टा होता है। कटु चरपरा होता है और तिक्त जो होता है वो कड़वा होता है। और कड़वे का उदाहरण हो गया नीम, ठीक है। उसी तरीके से जो कसाय है उसे कसेला कहते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो होगा बबूल, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, रस और अनुरस की बात करते हैं कि रस क्या होता है और अनुरस क्या होता है, ठीक है। दोस्तों इसमें लिखा है कि किसी भी द्रव्य का आस्वादन करने पर जिस रस की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कोई भी द्रव्य है उसे हम खाते हैं, या बात करें उसको चबाते हैं, ठीक है, मुंह में रखकर उसको चबाते हैं, तो जिस रस की सर्वप्रथम अनुभूति होती है उसी को ही रस कहते हैं। और अनुरस क्या होता है कि जो प्रधान रस के बाद व्यक्त हो उसे अनुरस कहते हैं। यानी जो ये रस व्यक्त हो गया उसके बाद में जो रस व्यक्त होगा उसे अनुरस कहेंगे। जो प्रधान रस के बाद व्यक्त हो उसे अनुरस कहते हैं, ठीक है। रस और अनुरस दोनों हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे रस के कर्म, है ना। रस के कर्म क्या है? तो रस के कर्म है ये: मधुर, अम्ल और लवण ये रस वायु का समन करते हैं, और कटु, तिक्त और कसाय ये तीनों रस कफ का समन करते हैं। कसाय, तिक्त और मधुर ये तीनों रस तिक्त का समन करते हैं। उसी तरह सहस रहे रस वात, पित्त और कफ को बढ़ाते हैं, अर्थात तिक्त, कटु और कसाय वायु को बढ़ाते हैं। मधुर, अम्ल, लवण कफ को, और लवण, अम्ल और कटु ये रस तिक्त को बढ़ाते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा ना? हम देखो, मैं सामान्य भाषा में समझा देता हूँ मैं, है ना, सबके समझ में आएगा, है ना। ये देखो इसका मतलब ये है तो कि जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर मधुर, ठीक है, मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है। दोस्तों ये अगर इस तरीके से आप लिख देते हो ना तो आपको क्या पूरे नंबर मिल जाएंगे, नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है। मधुर, अम्ल और लवण जो होता है वो क्या करता है? बात है ना, बात, जो बात होती है, बात पित्त कब आपने दोस्तों पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो बात होती है इसका मधुर, अम्ल और लवण ये बात को कम करते हैं, ये बात को कम करते हैं। किसी के यदि बात व्याधि है उसे मधुर, अम्ल, लवण चीजें खिलाते हैं तो बात कम हो जाता है, ठीक है।
उसी तरीके से मधुर, अम्ल और लवण, ये जो है यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने लग जाएगा तो कफ बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कफ। ठीक है, बात को वी लिखते हैं और कफ को के लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कुछ, कि मधुर, अम्ल और लवण, यदि ये चीजें हम खाते हैं तो बात कम होता है, और यदि अति मात्रा में ही खाने लग जाएंगे मधुर, अम्ल और लवण, तो कफ बढ़ जाएगा, उसके अंदर कफ बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यदि हम नेक्स्ट चीजों की बात करेंगे ना, उसी मधुर, अम्ल, लवण हो गया, और उसके बाद में 1 मिनट इसीलिए बोल रहा था दोस्तों, नंबरिंग से याद करना है आपको। उसके बाद में आता कटु, तिक्त और कसाय। ये क्या करते हैं? ये बात को तो बढ़ाते हैं, बात को तो बढ़ाएंगे। ठीक है, और कफ को क्या करेंगे? कम करेंगे, कफ को ये कम करेंगे। यही चीज जो मैंने आपको बताई, ये चीज ऊपर लिखी हुई है, देख लो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो ये चीज है कि मधुर, अम्ल और लवण, ये रहा मधुर, अम्ल, लवण, ये रस वायु को समन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मधुर, अम्ल, लवण वायु का समन करते हैं, कम करते हैं वायु को यदि। ठीक है, और कटु, तिक्त, कसाय, ये तीनों रस कफ का समन करते हैं, बताया था। कटु, तिक्त, कसाय कफ को कम करेंगे, और मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा ना, 1 मिनट यहाँ पे समझाते हैं इस जगह पे। ठीक है दोस्तों, देखो मैं बात को लिखूंगा बी। ठीक है, शॉर्ट में बात को बी, और पित्त को पी, और कफ को के। इस तरीके से आयुर्वेद में दोस्तों इनको दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मधुर, अम्ल, लवण। ये जो तीनों है दोस्तों, ये तीनों बात को क्या करेंगे? बात को कम करेंगे। ठीक है, क्लियर? और यही तीनों जो कफ है, इस कफ को बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ये तीनों मधुर, अम्ल, लवण बात को कम करेंगे लेकिन कफ को बढ़ाएंगे। यहां से आपका पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से जो कटु और तिक्त और कसाय, ये तीनों है, कटु, तिक्त और कसाय, ये तीनों क्या करेंगे कि बात को तो बढ़ाएंगे। ये तीनों बात को तो बढ़ाएंगे, लेकिन यही तीनों बात, पित्त और बात, पित्त, कफ नहीं, कटु, तिक्त, कसाय है, ये तीनों कफ को जो है घटाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मधुर, अम्ल और लवण ऐसी चीजों का कोई व्यक्ति यदि सेवन करता है तो उसके अंदर बात तो कम हो जाता है, लेकिन कफ की वृद्धि हो जाती है। और कटु, तिक्त, कसाय, इस रस की चीजों का कोई सेवन करेगा तो बात तो बढ़ जाएगा और कफ घट जाएगा। ठीक है, बात और कफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे पित्त की। अब क्या बचा? पित्तो बचा। तो पित्त की कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि ये जो होते हैं ना, अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों क्या करते हैं? पित्त को बढ़ाते हैं। ये तीनों पित्त को बढ़ाएंगे, अम्ल, लवण और कटु। और मधुर, तिक्त और कसाय, मधुर, तिक्त और कसाय, ये पित्त को क्या करते हैं? घटाते हैं। ये पित्त को घटाते हैं। ठीक है, यही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी समझाई है ना दोस्तों, ये चीज है वो ये इन लाइनों में लिखी हुई है। ये जो 8 लाइनें हैं उसके अंदर मात्र इतनी सी चीजें लिखी हुई है। एक बार और देख लो आप। देखो, मधुर, अम्ल, लवण, ये मधुर, अम्ल, लवण वायु का समन करते हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण वायु का समन करते हैं, और और कटु, कटु, तिक्त, कसाय वायु को बढ़ाते हैं। ठीक है, वायु का खत्म हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कटु, तिक्त, कसाय, ये तीनों रस कफ का समन करते हैं, कफ का समन करते हैं, लेकिन वात, पित्त और कफ को बढ़ाते हैं। सॉरी, यहाँ पे हाँ, शुरू से देखते हैं 1 मिनट, कि मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों जो रस है वायु का समन करते हैं, किंतु कटु, तिक्त और कसाय, ये तीनों रस कफ का समन करते हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल और लवण है। एक वापस वहीं पे चलते हैं, एक बार और देख लो अच्छी तरह, ठीक से, है ना? हाँ, ये जो है मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों है दोस्तों, ये क्या करते हैं? बात को कम करते हैं, लेकिन पित्त को नहीं, कफ को, लेकिन कफ को बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। उसी तरीके से कटु, तिक्त, कसाय हैं, ये बात को बढ़ाते हैं और कफ को घटाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमारा पित्त बचा। तो मधुर,
पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल, लवण और कटु ये जो है पित्त को बढ़ाएँगे, पित्त को बढ़ाएँगे। और मधुर, तिक्त और कषाय ये जो है पित्त को घटाते हैं। ठीक है? बस ये देखना आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ये चीज़ और आती है एक, है ना? ऋतुओं के अनुसार किस रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है? तो आप लोगों को ऋतुएँ तो याद होगी ही होगी कि नहीं है? ऋतुएँ याद होनी चाहिए। ऐसे करनी है आपको ऋतु याद, देखो यहाँ से करनी है, उल्टा लिखा हुआ है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। उसके बाद में आप लोगों को ऊपर से लिखना है ये रसों की उत्पत्ति। रसों की उत्पत्ति यहाँ से लिखनी है। यहाँ से कैसे लिखनी है? हेमंत, हेमंत में मधुर रस, फिर वर्षा पे जाना है, मधुर के बाद में आता है अम्ल, फिर वापस शरद पे आना है लवण। ठीक है? और ग्रीष्म, ग्रीष्म में कटु, फिर शिशिर में तिक्त और वापस आना बसंत में कसाय। दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको पेन कॉपी लेकर मैं एक दूसरी वीडियो डाल दूंगा, एक छोटी सी 2 या 3 मिनट की, उसके अंदर इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे अपन। ठीक है? यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है? तो रस के अंदर ये देख लो दोस्तों, कितने पेज के नोट्स है? 3 पेज के नोट्स है। इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। एक और बता देता हूँ क्या लिखना है। ये आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी है, इसके बाद में ये चीज़ लिखनी है। ठीक है? रस से क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद में ये आपको लिखना है ये लिखने के बाद में आप लोगों को ये चीज़ में, हाँ, ये चीज़ तो आपको याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ लिखनी है और ये चीज़ लिखनी है। ये लिखने के बाद में ये जो चीज़ है, ऋतु के अनुसार उत्पत्ति और महाभूत, ये मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट की वीडियो डाल दूँगा। ठीक है? पेन कॉपी लेकर उसमें समझा दूँगा मैं ठीक से। और ये चीज़ है ना, ये भी लिखनी है, ये तो आपको बता ही दी थी अभी, ये चीज़। इसका श्लोक याद नहीं होता ना दोस्तों आपसे, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो हिंदी है ना, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये बाद में भी काम देगी आपकी, अभी अभी नहीं, बाद में भी बहुत काम देगी। कंपटीशन के एग्जाम दोगे वहाँ पे भी इसकी बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो आप लोगों को ये करना है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।